गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। होमवर्क, वेट, लॉगरिथम है ना। एक बार याद कराओ यार, मैं भूल जाता हूँ कि क्या डिस्कस करना था। कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस करना है? एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3, हाँ, ओके। एक्सरसाइज 3 मीन्स नहीं, एक्सरसाइज 3 तो मुझे लग रहा है लास्ट क्लास में कर दी थी, मैंने कर दी थी यार, कैसी बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 अप टू 13, ओके। क्वेश्चन 1 to 5, एक्सरसाइज 2 क्विकली। 1 to 5, हाँ बोलो, डाउट बोलो। 1 to 5, नो डाउट। 4 and 3, अरे सारे थोड़ी बताऊंगा। 1 2 3 4 कुछ भी पूछ लोगे मैं बता दूंगा मैं। 1 तो हो जाएगा, 1 हो जाएगा है ना। 2 बन गया, हाँ 2 भी बन गया, छोड़ दो, 2 को भी छोड़ दो। 3 भी बन गया है ना। जिससे नहीं बना वो ओरल सुन ले। x+1 की पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसको वन साइड कलेक्ट कर लो और a माइनस बी ए प्लस बी कर लो, ठीक है ना। a माइनस बी ए प्लस बी का मतलब समझ गए तुम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस x+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस x+1 का होल स्क्वायर। तो आराम से दो क्वाड्रेटिक फैक्टर बने हुए हैं, उसके आंसर निकाल लेना। नहीं, आंसर पीछे सही है, जितना मुझे मेरी नॉलेज में है आंसर पीछे ठीक है। तुमने बैक चेक नहीं किया होगा, हो सकता है कि सर वो लॉग के क्वेश्चन में चेक करना कंपलसरी होता है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में तो जिसको कॉमन सेंस है उसने 5 की पावर लॉग एक्स कलेक्ट कर लिया। 5 की पावर लॉग एक्स 1/5 एंड 1, तो उसका ये आ गया 6/5, 5 की पावर लॉग एक्स। ये स्टेप समझ में आना चाहिए कि क्या किया मैंने। और उसने 3 की पावर लॉग एक्स कलेक्ट कर लिया, तो 3 की पावर लॉग एक्स कलेक्ट हो रहा है 3 प्लस 1/3। मेरे ख्याल से मैं सही जा रहा हूं, 3 एंड 1/3। ठीक, एकदम सिंपल सी बुद्धि लगाई है मैंने। तो 3 प्लस 1/3 कितना आ गया? 10/3। 3 प्लस 1/3 है ना, सही बोला ना। हाँ, बस अब तो 5/3 होल की पावर लॉग एक्स। ये बिल्कुल स्कूल के पैटर्न का क्वेश्चन था ये। अब इकट्ठा कर लो, यहां पर कितना आ गया? 525/9 लॉग एक्स 2 आ गया भाई। ठीक, क्वेश्चन 1 को ओरल क्या बता दूं? एक्स की पावर लॉग एक्स लॉग बेस ए, मतलब लॉग बेस एक्स की पावर ऑफ एक्स, तो 1/log base 4x आ गया। तुमको प्रॉपर्टी आनी चाहिए ना, तो ये 1/log base 4x आ गया। पता नहीं क्या कर दिया मैंने। ये सॉल्व द इक्वेशन, तो ये पावर बाहर आ गई 1/log4 ऑफ एक्स, तो दैट इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन बन गया। तो लॉग बेस, मैंने सही तो लिखा है? ये कुछ मिस्टेक तो नहीं है? ये एक्स की पावर लॉग बेस 4, अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ये 4 कहीं ए तो नहीं था क्वेश्चन नंबर 1? चलो देखा जाएगा। ये बन गया, नहीं देख लेते हैं। ये बन गया फिलहाल, एक्स की पावर एक्स इज 4। सही है, सही है, सही है।
अब हिट एंड ट्रायल से तुमने कर दिया ना कि 2², गलत बोला क्या मैंने? तो x is 2। ठीक, बाकी जब तुम ग्राफ पढ़ लोगे तो यू विल कम टू नो कि ये जो इक्वेशन है इसका एक आंसर और है, और वो आंसर हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है ना? 4 की पावर 4 को जरा लिखना एक बार 4 की पावर 4 को लिख के देखना क्या होता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। तो वो और कौन सा आंसर होगा वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट, लेकिन बस इतना लिख सकते हो कि हिट एंड ट्रायल से 2 तो आ रहा है। ठीक, अप टू 5 डन, 6 to 10, 7th क्वेश्चन है। 7 3 तो अभी ना तुम लेट आए हो। 7th 7th मुझे बताने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है इसको। क्यों नहीं लग रहा है कि सबको लॉग में डाल दो, फिर दोनों साइड से लॉग इक्वेट कर दो, तो 5 की पावर x माइनस 3। अब कुछ लोगों को लॉग आने लग गया है ना, इंटू 120 इंटू 120, और वो x माइनस 3 तुम लोग फील कर गए कि सर वो x माइनस 3 को आपने कैसे लिखा है। -2 log 5, तो 2 तो पावर को कैसे मैनेज है ना, कोफिशिएंट आउटसाइड को कैसे मैनेज करना है, समझ रहे हो ना? स्क्वायर माइनस था ना वो, इज इक्वल्स टू अगेन माइनस, तो वो रेसिप्रोकल आ गया ना, 0.2 माइनस 5 की पावर x माइनस 4। देखना कुछ दिमाग में गया होगा ये क्या कर दिया मैंने, कुछ लोगों के दिमाग में गया ना, यहां सर सब आपने लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और क्या। तो अभी आई गेस ये दिख रहा है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 3, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो आई थिंक ये इक्वेशन बन रही है 120। अब तो क्वाड्रेटिक है ये, क्वाड्रेटिक भी नहीं, आई थिंक लीनियर। 1 माइनस 5x माइनस 3 तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसको तुमने कट कर दिया क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकता, अदरवाइज वो लॉग की डिफाइनिंग में फेल हो जाएगा। तो अब तो प्रॉब्लम स्ट्रेट है कि 5 तो कितना हुआ, 24 हुआ ना, तो अब तो स्ट्रेट है 1 माइनस टी बराबर 24t। टी आ गया भाई, 5 की पावर x माइनस 3 आ गया, इक्वल टू 1/25, 1/25। कुछ लोग समझ गए? बैक चेक करना मत भूलना, है ना, जिसने इक्वेशन को चेक नहीं किया उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। कुछ लोग समझ गए ना बात को? इससे सीखो और क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से कर लो, है ना, कुछ सीखो यार इससे। तो 6 भी जिससे नहीं बना है वो लिखेगा log बेस 10 ऑफ 10 की पावर x। तुम सारे सॉल्यूशन लिख लो, है ना, ठीक। log बेस 10 ऑफ 10 की पावर x, तो 10 की पावर x इंटू 1 प्लस 2 की पावर x आ गया, इक्वल टू 5 की पावर x इंटू 6 आ गया। अब इसको मैनेज करना कि देखना इसके आगे भी तुम अटक जाओगे, ठीक। आई थिंक 4th का हिंट दे दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में तो log इक्वल टू log डायरेक्ट आ रहा है, तो बेस कॉमन रखने की आदत है ना कि सर वो log 2 इधर है तो इधर भी log 2 लिखिए, log 2 टाइम्स x माइनस 4 इक्वल टू log रूट 2। log रूट 2 को 2 बनाने का मतलब है हाफ पावर, तो 1/2 2 टाइम्स हो गया, है ना। कुछ लोग समझ रहे होंगे, x प्लस 3 माइनस x माइनस 3, तो वो कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर इस 2 को यहां से हटाइए और यहां लगा दीजिए, सही है ना। बस अब इसके आगे खुद कर लो, ठीक है, log मिटा दो और ये इक्वेट कर लो।
कर लोगे अब तो कि सर इक्वेट दिस एंड दिस, और बैक चेक तो करते ही हो ना, है ना, बैक चेक करना तो कंपलसरी है। अप टू 10, अप टू 10, 8, लेट आने वालों को थोड़ी बताया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन ऑलरेडी डन। एट्थ क्वेश्चन, 3 की पावर 1/2x इंटू 3 इंटू 4 बराबर 3 की पावर 1/x प्लस 27। बस ठीक है, 3 की पावर 1/2x को t ले लिया तो क्वाड्रेटिक इन टी। नहीं, बताता हूं क्या मिस्टेक क्या है इसमें। तुम लोग जो सोच रहे हो कि गलत है ये, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये ना नोटेशन होती है। तुम स्कूल में कभी देखना, जब स्कूल में तुमको ये नोटेशन सिखाई गई थी तो तुमने हमेशा देखा होगा कि रूट एन, क्यूब रूट एन, फोर्थ रूट एन, ये स्कूल में पढ़ते वक्त ये नोटेशन तुमने ध्यान दी? कभी तुमने इस तरह का नोटेशन देखा कि सर 1/4 लाइक दिस, ऐसा नोटेशन तुमने कभी पढ़ा है स्कूल में? नहीं पढ़ा। तो एक्चुअली ये सिंबल होता है। अगर अगर ये सिंबल आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो पावर है ना, ये पावर को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, नेचुरल नंबर। जबकि तुम समझ रहे हो कि क्वेश्चन में x हाफ और 1/4 आता है। प्रिलिप्को से मत कंपेयर करो। प्रिलिप्को में क्वेश्चन में पावर 1/x लिखा था, इस तरह से लिखा था प्रिलिप्को में, ठीक है। जबकि यहां पर प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ है, तो ये लिखने से और ये लिखने से फर्क पड़ गया, ठीक है। आंसर एकदम परफेक्ट है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर 1/4 आया है ना, x इज 1/4, x इज हाफ। समझ रहे हो बात को? तो वो दोनों आंसर रिजेक्ट हो गए, तो आंसर पाई हो गया, नो सॉल्यूशन, ठीक। तो अंतर समझ में आ गया ना, प्रिलिप्को प्रॉब्लम और, है ना। मैंने शायद क्लास में इलस्ट्रेशन लिया था ये, तो मैंने ये पावर लिखा था, मैंने इस तरह से लिखा था। तो ये नोटेशन में कोई लिमिटेशन थोड़ी है कि x शुड बी अ नेचुरल नंबर, नहीं। लेकिन इस नोटेशन में लिमिटेशन है, x नेचुरल, ठीक है ना। तो ये सिंबल का मतलब होता है, सिंबल। अप टू क्वेश्चन 10 डन। 10, 9 तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 9th के लिए तुमको 10th क्लास में जाना पड़ेगा कि सर ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। 2 इक्वेशन 2 अननोन तो 10th में पढ़ाते थे, है ना। रिवाइज करो यार 10th क्लास को। प्रॉब्लम नंबर 10, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। 2000xy, वो 1000 को मैनेज करेंगे, तो आई थिंक 1000 मतलब 3, तो दिस बिकम 1, 4 माइनस 3 1। समझ ही रहोगे। log y log z इज 0। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग फॉलो कर पा रहे हैं कि ये 3 इक्वेशंस, तो देखना तुमको कुछ सिमेट्री फीलिंग आ रही होगी कि सर ये 2 को घटाते हैं, तो आई सब्ट्रैक्ट देम। तो सब्ट्रैक्ट करने से बिकम, ये दोनों को घटा दिया, तो यू कैन फॉलो कि log x log z, log x माइनस log z, ये स्टेप फॉलो होना चाहिए। माइनस log y कॉमन, आई अगेन गेट log x माइनस log z इज 0।
समझ में आया? सही है। हाँ हाँ 2000 ही लिखा था, लेकिन मेरा मन हुआ मैंने बदल दिया। ठीक है, तो आई गेस log 10 माइनस log z कॉमन 1 माइनस log y इज 0। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी आ गई, दिस इज 0 और दिस इज 0। तो आई फाइंड either y is 10 if I do this, और अगर इसे इक्वेट करता हूं x इक्वल टू z। सही है। नाउ 1 by 1 किस पॉसिबिलिटी को चेक करूं? y इक्वल टू 10 को चेक करूं। इफ आई गो फॉर y इक्वल टू 10, तो देख लो क्या हो रहा है। अगर मैं y को 10 चेक करता हूं, log कितना हो गया 20x, 20x आई थिंक log 10 तो 1 ही हो गया, log 10x इज 1। तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा सर ये गलत है, ये तो log 20 बन रहा है, log बेस 10 ऑफ 20। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में चेक किया है, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो कुछ लोगों को बात समझ में आ गई ना कि सर ये log 20 और log 21 नहीं होता, तो इसका मतलब है ये आंसर रिजेक्ट हो गया। अब इसे ट्रू होना पड़ेगा, दिस इज ट्रू। बस अब तो y निकालना है, तो x इक्वल टू z आई पुट हियर। तो इफ आई पुट हियर x इक्वल टू z, थर्ड में पुट कर रहा हूं मैं, तो log ऑफ x स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर, अंतर है ना इस बात में, इज 0। पावर को बाहर निकाल दूं? मेरे ख्याल से निकाल सकते हो, है ना, पावर को बाहर निकाल सकते हैं। तो आई गेस 2 log x, तो इससे मानते हो फिर से दो पॉसिबिलिटी आ गई, log x इज 0, 2 2 log x माइनस log x का स्क्वायर। मेरे ख्याल से ठीक जा रहा हूं, log x इज 2, log x इज 0। तो अब ठीक है, x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। अभी y निकालना बाकी है, और x इक्वल टू 100, z इक्वल टू 100। ठीक, नाउ इफ आई गो फॉर 1 1, तो यार यहां चले जाओ, है ना। तो ऐसे ही देख लो ओरली कि सर z निकल आएगा। अगर आपने x को 1 और z को 1 रखा, तो ये देखो क्या हो रहा है, 2y, 2y ये तो 0 ही हो गया ना, log ऑफ 1 तो 0 होता है ना। तो ये इक्वेशन log ऑफ 2y इज 1, तो इससे 2y की वैल्यू 10 आ गई ना, तो y 5 आ गया। तो इसका मतलब है इसका करस्पॉन्डिंग आंसर y इज 5। एंड इफ आई गो फॉर x इज 100, z इज 100, तो 200 y 200y ये हो गया 2 माइनस 2 log y माइनस 2 log y इज 1, है ना। तो आई थिंक सेम log में पुट कर लिया, log बेस 10 200y अपॉन वाई स्क्वायर, है ना, 200y अपॉन वाई स्क्वायर हुआ ना, 200 अपॉन y इज 1। मेरी कैलकुलेशन गलत हो तो बता देना। तो दैट इक्वल टू 10, 20 आया ना आंसर, बताना भाई, y इज 20। कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी मैंने? होनी तो नहीं चाहिए यार। जो लोग कह रहे हैं सर ये जेई लेवल है, वो लोग यहां कर क्या रहे हैं? अननेसेसरी क्यों समय और, है ना, बर्बाद समय क्यों खराब करते हो अपना?
पूरा पूरा ही जेई लेवल चलता है भाई मेरा, राइट। ठीक है, आई थिंक मैंने 13 तक दिए थे, 11 12 13, 11 12 13, गुड। 11 एंड 12, 11 और 12 तो दोनों सेम ही क्वेश्चन लग रहे हैं ना। 11 ओरल करता हूं मैं, ठीक है। क्या तुमको ओरली दिख रहा है कि सर 1 प्लस लॉग BC बेस A, तो तुमको 1 को लॉग बेस A ऑफ A लिखने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। लॉग बेस A ऑफ A, सोचो सोचो। तो मेरे ख्याल से लॉग बेस A ऑफ ABC नजर आ गया, दिस इज योर X। इसी तरह से Y भी नजर आ गया कि 1 को मैंने लॉग बेस B ऑफ B पढ़ लिया, ये Y है, ये Z है। मेरे ख्याल से मेरे दोनों सवाल एक साथ हो जाएंगे, है ना। 11 और 12 एग्जैक्टली सेम है, ठीक। X Y Z। अब जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो बोल सकता है कि सर कॉमन बेस पे चले जाओ, तो इसको लॉग बेस ABC, सबको लॉग बेस ABC बना दूं ऑफ A। आई थिंक दिस इज 1 बाई एक्स, राइट, दिस इज 1 बाई वाई, एक्स ही था ना ये, हाँ 1 बाई वाई उल्टा। एंड थर्ड वन, तो क्या डायरेक्ट फील आ रहा है कि इफ आई एड देम, तो सीधा आंसर आ गया कि सर तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, लॉग बेस ABC ऑफ A ऑफ B ऑफ C, ये बन आ गया कि नहीं आ गया, सही है ना। तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम है। तो जो 12th क्वेश्चन वाले लोग हैं वो कहेंगे सर इसको जो P है ना, P में अगर +1 कर दो तो यही बन जाएगा, दिस इज P+1। सोचो, अभी दिखाई दिया कि सर इसे भी लॉग बेस A ऑफ ABC बना दीजिए। लो दोनों सवाल एक साथ निपटा देता हूं सेम प्लेस पर, ठीक है ना। और इसी तरह से तो फिर तो अब तुम फॉलो कर गए कि सर इसके लिए भी वही सेम लॉजिक, 1 अपॉन P+1, 1 अपॉन Q+1, दिमाग लगाओ, 1 अपॉन R+1 विल कम आउट 1। अब जिन लोगों को एलसीएम ठीक से लेना आता है उन लोगों का आंसर आ जाएगा ना, और जिसको एलसीएम में नहीं आता वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। उसके लिए ये चैलेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक। तो मैं कह ही रहा हूं दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है यार, कोई अंतर ही नहीं है। थर्टीन क्वेश्चन तो रीडिंग था, लॉग स्क्वायर A अपॉन लॉग B लॉग C, तुमने कॉमन बेस तो लिख ही लिया होगा, प्लस लॉग स्क्वायर B अपॉन लॉग A लॉग C प्लस लॉग स्क्वायर C अपॉन लॉग A लॉग B इज 3। तो तुमने करेक्टली अगर एलसीएम लिया है तो लॉग क्यूब A प्लस लॉग क्यूब B प्लस लॉग क्यूब C इक्वल टू 3 लॉग A लॉग B लॉग C। मैंने सबको कॉमन बेस, अब तो कुछ याद आ गया ना कि सर ये तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इक्वल टू 3 ABC लिखा है। तो ये आइडिया तो अब हम कई बार यूज कर चुके हैं कि A प्लस B प्लस C इज 0, या फिर A इक्वल टू B इक्वल टू C, है ना। कुछ लोगों को याद आ गया ना कि सर वो फैक्टराइजेशन जो पिछली क्लास में भी आपने बोला था, है ना। तो एक लास्ट टाइम, लेकिन तब सिग्मा A स्क्वायर माइनस सिग्मा AB लिखा था। तो इसमें तुमको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला भी एक लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद अब मैं बिल्कुल याद रखने वाला हूं कि मैंने क्लास में कई बार बताया है। ठीक है, तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड ना, इसको तो अच्छी तरह से फैमिलियर हो ही। तो बिकॉज दिस इज 0, है ना। कुछ लोग पहचान रहे हैं कि सर A क्यूब B क्यूब C क्यूब बराबर 3ABC आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 है। तो ये 0 होने के दो कारण है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। और इसे 0 होने का मतलब तो समझ ही गए, इसे 0 होने का मतलब है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो तुम्हारे प्रॉब्लम में क्या था, ये लॉग A इक्वल टू लॉग B इक्वल टू लॉग C। अगर इसे 0 करता हूं तो
है ना। तो log a इक्वल टू log b इक्वल टू log c नहीं करना ना, क्योंकि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, उससे a बराबर b बराबर c आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी आर डिस्टिंक्ट डिफरेंट, तो इसका मतलब है इसे होना पड़ेगा जीरो, और इसे जीरो करोगे तो log a प्लस log b प्लस log c इज जीरो, तो मानते हो इससे एबीसी 1 आ गया। गॉट इट? इतना ही उम्र था ना आज के लिए। चलो राइट, फिफ्टीन सेकेंड्स क्विकली। डन। आई थिंक लास्ट क्लास में हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखने जा रहे थे, है ना। नथिंग इज इजी, कुछ भी आसान नहीं है, तुमको ये बता अभी तक पता ही नहीं है। केवल जेई थोड़ी, जॉब लेना इज नॉट इजी, है ना। अच्छा सैलरी मिलना इज नॉट इजी, ठीक है ना। आगे लाइफ में परमानेंट हैप्पी रहना इज नॉट इजी, है ना। हर जगह डिफिकल्टी है, हर्डल आर एवरीवेयर, है ना, हर जगह। तो जो लोग भिड़ना सीख लेते हैं उनके लिए सब इजी है, और जिनको भिड़ना नहीं आता है वो YouTube देखते हैं कि कोई तो हमको कंसोल करे। जिन लोगों को सिंपैथी की जरूरत होती है ना, दे वॉच वीडियोस। मोटिवेशन वीडियोस नहीं टू गेन सिंपैथी। ओके, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो जो फिजिक्स में तुमको सर ने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है कि ये होता है ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट, एट पॉइंट से x इक्वल टू ए। किसी फंक्शन को x इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव का क्या मतलब है ना। तो गारंटी तुमको फिजिक्स से पढ़ाया जा रहा है ना, तो इट मींस ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट टू fx एट x इक्वल a, ये इसका तात्पर्य है ना, ये मतलब है। नाउ फाइन, नाउ कोई भी बात मैं बेमतलब पढ़ाता नहीं हूं, है ना, कि सर आपने स्लोप एंड ऑल पता नहीं क्या क्या पिछली क्लास में बताया था, वो आखिर किस लिए था, है ना। नाउ यू विल अंडरस्टैंड। एक कर्व कुछ इमेजिन करते हैं, मान लो दिस इज योर ग्राफ y fx, y वर्सेस x, इट लुक लाइक दिस। कुछ भी बना लो कि सर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो तुमको थोड़ा सा ग्राफ का तो ज्ञान है ना। तो y बराबर fx ग्राफ इज से लाइक दिस, ठीक। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि एट ए पॉइंट दिस इज पॉइंट ए कॉमा एफ ए, सही है। इस पर आई वॉन्ट टू ऑब्टेन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। बहुत केयरफुल होके सुनना ध्यान से।
मुझे यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो डायग्रामेटिकली तो तुम फील कर सकते हो कि सर कुछ इस तरह से टेंजेंट बन रही है। एक फील ले लो, लाइक दिस इज टेंजेंट एट ए। नाउ व्हाट आई डिड इज, मैंने कहा कि एक कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं ऑन ग्राफ। ये एक पॉइंट लिया मैंने x कॉमा एफ एक्स, ए के नियर टेकन सम पॉइंट, another point on graph of fx. Now what I do is, let us join these 2 points by a segment, line segment से join करते हैं, ठीक। तो I joined them, ये सेगमेंट दिखाई दिया। अब इसे थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करता हूं, तब तुमको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है, मानते हो इस लाइन का अगर मैं तुमसे कहूं स्लोप लिखो, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो तुम तो मुझे लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला सीखा था उससे बता दोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। स्लोप आ गया एफ एक्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। मानते हो ये इस लाइन का स्लोप ये रहा, एग्री? इज इट क्लियर? है ना? नाउ इस लाइन को तुम चाहो तो थोड़ा एक्सटेंड भी कर लो, तो क्या इस बात को तो तुम गारंटी फील कर पा रहे हो ना कि सर ये जो भी आपने लाइन बनाई है, ये टेंजेंट, इस लाइन का जो स्लोप है वो टेंजेंट के स्लोप से तो मैच नहीं कर रहा है ना? इस बात को तो 100% फॉलो कर पाओगे ना? देखो टेंजेंट को और इंप्रूव कर देते हैं, क्योंकि अब तो मैग्नीफाई हो गया ना यार फिगर। हाँ, ठीक है, तो दिस लाइन इज नॉट सेम एज दिस, जो येलो लाइन है और टेंजेंट है उनके स्लोप सेम नहीं है, ठीक। अब एक काम करो, यू टेक another पॉइंट, तुम इस पॉइंट से ए के क्लोज कोई दूसरा पॉइंट लो। आई एम टेकिंग another पॉइंट, है ना, और अगेन आई ज्वाइन देम। फीलिंग आ रही है थोड़ी सी? यार फील करने की कोशिश करो, और क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो, अब मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर फील आ रहा होगा, ठीक। अब मुझको समझाओ, अगर मैंने पॉइंट एक्स, आई चूज हियर, अगर मैं पॉइंट एक्स यहां के बजाय यहां लू, ठीक है। अब जो ये जो सीक्वेंट बनी है, ठीक है, अब ये जो सीक्वेंट बनी है, क्या मैं फॉलो कर पा रहा हूं कि अब जो स्लोप आएगा वो टेंजेंट के स्लोप के क्लोजर आंसर होगा? इज इट क्लियर? 15 सेकेंड्स क्विकली इस बात को समझने के लिए। तो यू कैन विजुलाइज कि slope of this line is going to be more closer to slope of tangent than the previous line, ठीक। तो अगर मुझको अब ऐसे फील हो रहा होगा कि इस पॉइंट को और पास लाते जाओ, और पास लाते जाओ, तो जो स्लोप ऑफ
सीकेंट है, ये सीकेंट है ना ये लाइन, तो वो तुम्हारे टेंजेंट के आंसर के और नियर आता जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से फील कर सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को ऑलमोस्ट ए बना दूं, ऑलमोस्ट ए जैसे ही मैंने टर्म बोला कि आई एम गोइंग टू मेक दिस पॉइंट एक्स ऑलमोस्ट ए, तो आई थिंक ऑलमोस्ट ए बोलते तुम समझ गए कि सर लिमिट की बात आ गई। मेक एक्स टेंड ए, एग्री? तो इफ आई डू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एक्सप्रेशन एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, सही? तो क्या कुछ समझ में आया कि ये जो एक्सप्रेशन है यही स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा, है ना? क्योंकि हमने विजुलाइज कर लिया कि x को जब हम ऑलमोस्ट a लेके जाते हैं तो ये जो सीकेंट है ये टेंजेंट को टेंड कर जाता है। दिस सीकेंट टेंड टू बिकम टेंजेंट, फाइन। तो इसका मतलब है मैंने जो 2 पॉइंट ज्वाइन करके स्लोप लिखा था वो ये था, लेकिन अगर मैं इस पर लिमिट एक्सटेंडिंग ए कर दूं तो क्या तुमको ये बात क्लियर हो गई कि सर यही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, है ना? तो आई गॉट कि यार एफ डेरिवेटिव जिसको तुम लोग डी बाई डी एक्स कहते हो ना एट ए, है ना, उसको हम लोग नोटेशन, ये दिस इज जस्ट अ नोटेशन, तो तुम चाहो तो ऐसे लिख लो कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये तो सिंबल है, एट एक्स इक्वल टू ए, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एफ डैश ए बोल देते हैं। ठीक, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हुआ कि लिमिट्स का आइडिया होने का हमको रीजन क्लियर हुआ, है ना, कि लिमिट का आइडिया था, दैट्स व्हाई वी विजुलाइज कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस। ठीक, तो मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया ना, मैंने इस बात को प्रूव कर दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस रिजल्ट। ठीक, अब इसको जो लोग फिजिक्स तुम लोग तो पढ़ते ही आ रहे हो, तो फिजिक्स में तुम लोग को अच्छी तरह पता है कि सर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटरवल t1 से t2, अरे मैंने टाइम t1 बोला है, टाइम t2 बोला है, एट t1 वेलोसिटी इज v1, एट t2 वेलोसिटी इज v2। तो तुम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते ही हो कि सर इसको कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन इंटरवल t1 से t2, ये कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, सही? लेकिन अगर मैं इसमें लिमिट t2 टेंड टू t1 कर दूं तो कुछ लोग समझ गए कि सर आप क्या कर रहे हो, बाय डूइंग t2 टेंडिंग टू t1 यू आर मेकिंग दिस इंटरवल लेंथ, ये जो इंटरवल लेंथ है उसको ऑलमोस्ट जीरो कर दिया आपने। t2 को t1 से ऑलमोस्ट मैच करा के यू मेक दैट इंटरवल ऑफ लेंथ ऑलमोस्ट जीरो, और इंटरवल ऑफ जीरो लेंथ टेंडिंग जीरो इज इंस्टेंट। कि यार आप तो इंस्टेंट बात करने लग गए, अभी तक तो आप t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड की बात कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप हर मोमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है ना? तो इफ आई टॉक लाइक दिस, सो दिस बिकम इंस्टेंटेनियस, है ना, क्योंकि अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंट बात हो रही है, योर इंटरवल लेंथ इज जीरो, तो दैट शुड बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको इंस्टेंट बताना पड़ेगा कि ये किस इंस्टेंट की बात कर रहे हो, है ना? तो एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t बराबर t1। तो बेसिकली तुमको फील आ गया कि सर जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव
जो आप डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, उसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। ज्योमेट्रिकली सब कुछ प्रूफ है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने ज्योमेट्रिकली प्रूफ दे तो दिया कि दिस क्वांटिटी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट कि दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, rate of change of fx, function fx with respect to x at x equal to a। ठीक है ना? तो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस दैट इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो हम लोग जब डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग एरिया पढ़ते हैं। ठीक है, क्विकली डन। इसको ओरिजिनल कर दूं साइज को। तो डिफरेंशिएशन का तुम मीनिंग को दो तरह से समझ सकते हो ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए एज वेल एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स बराबर ए। डन? नहीं, अभी कॉपी कर लो ना, कॉपी करके इसको तो मैं स्लाइड चेंज करूंगा मैं, है ना। नोटेड? अरे स्टार्ट में फिजिक्स ही पढ़ाया था यार, गलती से गया था पढ़ाने मैथ्स, लेकिन उन्होंने कह दिया फिजिक्स पढ़ा दो, पढ़ा सकते हो क्या, और मैंने गलती से हाँ बोल दिया। ठीक है ना, कि हाँ पढ़ा सकता हूँ। तो पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़वाया, फिर उसके बाद मैकेनिक्स पढ़वाया, फिर उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा अरे सर मैं मैथ्स पढ़ाने आया था। ठीक है ना, ओके डन फाइन। डेरिवेटिव आइडिया इज नाउ क्लियर। ठीक है, देखो मैं तुमको बहुत हल्का सा हिंट देता हूं। वैसे तो तुम लोग क्या ना अभी लिमिट को कर पाने की कंडीशन में नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक छोटा सा आइडिया देता हूं। तुमको फिजिक्स में काफी सारे फॉर्मूले बताए होंगे, उनका हम देखो फ्रेंकली स्पीकिंग हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जो सत्य है वो सत्य है। तो तुमको जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सिखाए गए हैं ना, वो बिल्कुल सही सिखाए गए हैं कि रट लो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, बिल्कुल सही पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक, तो मैं बस एक बहुत छोटी सी कोशिश कर रहा हूं जहां पर तुमको अभी किसी और नॉलेज की जरूरत ना हो। जो अब तक तुम पढ़ करके आए हो ना अप टू 10th, उतनी नॉलेज से काम बन जाए। तो देखो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकाल के दो, है ना, तो देखना तुम समझ रहे हो बात को। किसी भी एक्स इक्वल टू ए पर, कि सर एक्स इक्वल टू ए पर हमसे डेरिवेटिव पूछा जा रहा है ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, तो जितनी नॉलेज है बस उतने सही करेंगे। तो आई थिंक डेफिनेशन, हाँ नहीं आंसर तो 3x² आएगा ना, मतलब एट ए आंसर इज 3a², राइट। तो तुम अपनी वो डेफिनेशन पे चले जाओ कि सर x टेंडिंग a, अभी सीख करके आए हैं f डैश एट a, आई एम कॉलिंग इट fx। तो जो तुमने पढ़ा है उसको तुरंत अप्लाई कर दो कि सर लिमिट x टेंडिंग a, है ना। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं f डैश एट a कर रहा हूं, fx माइनस fa
अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जिसको पता है वो कहेगा कि सर आपने एक हॉलैंड का फॉर्मूला लिखवाया था, तुमको लिखवाया था ना, मुझे जितना याद है कुछ इस तरह के दो फॉर्मूले लिखवाए हैं ना मैंने, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। एक यस का वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से लिखो कि हाँ सर आपने दो फॉर्मूले लिखवाए थे हॉलैंड के। यस और नो, क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। यस, नो, नहीं नहीं, नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो चलो कोई बात नहीं, आज लिख लो, क्योंकि अब मैं आगे फ्यूचर में याद रखूंगा कि मैंने कराया था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो मस्ट रिमेंबर। एक मिनट रुको यार, 11th क्लास सोचना तो मुझे, एक मिनट नाम याद करने तो मुझे, कुछ एक बच्चों को शायद मैं बाई नेम याद रहता हूं। चलो नक्षत्र बताना, ये फॉर्मूला मैंने क्लास में पहले बताया हुआ है। अच्छा, सेकंड वाला नहीं करा है, ओके ठीक है। ए, तो इसे आज कॉपी में बढ़िया से नोट कर लो। फाइन, इफ एन इज ऑड, सेकेंड फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर एन इज ऑड। दोनों बताएं, तो फिर अभी एक बच्चे ने लिखा था डी, है ना, दीर्षा ने लिखा था कि नहीं कराया। दीर्षा एक बार फिर से कंफर्म करो कराया था कि नहीं। यहां ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ जाएगा, है ना, दोनों करवाए थे। ठीक है, रटने का तरीका तुम लोग जानते हो कि सर वो होमोजीनियस है ना, ए एन माइनस बी एन में यू हैव टू रिमेंबर कि ए माइनस बी इज अ फैक्टर। ठीक है, एंड ऑल प्लस, तो एन माइनस वन होमोजीनियस पावर को लेकर के सारे कॉम्बिनेशन, तो रटने में इस तरीके से, कोई नहीं, अब बता दिया मैंने, टेंशन लो। राइट, तो होमोजीनियस एन माइनस वन पावर लेकर के सारे कॉम्बिनेशन लिखे हैं यहां पर। ठीक है, तो रटने में इजी है ना, कि ए को सारी पावर एन माइनस वन, फिर ए को एन माइनस टू, बी को वन, एन माइनस थ्री, बी को टू, टोटल पावर शुड बी एन माइनस वन। तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर। एंड व्हेन ए एन प्लस बी एन फॉर्मूले की बात किया जाए तो जस्ट इतना याद रखो कि सर यहां पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है, ए प्लस बी इंटू, गॉट द पॉइंट। ठीक, तो फॉलो कर गए कि सर A5 B5 A7 B7 का फॉर्मूला मुझे आ गया। राइट, तो आगे इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि मैंने बताया था तुम लोगों को कि हॉलैंड नाइट बुक स्टार्ट फ्रॉम, यहां से शुरू करता है हॉलैंड नाइट, है ना, अलजेब्रा। तो आगे अब माइंड में मुझे रहेगा, है ना, कि मैंने 11th क्लास में भी ये फॉर्मूला करा रखा है। और प्रूविंग अब मैं नहीं बता रहा, क्योंकि जब डाउट है कि मैंने बताया तो प्रूविंग मैं बता चुका हूँ, है ना। और वैसे भी तुम जानते हो सर प्रूविंग किसी काम तो आती नहीं है, अल्टीमेटली तो हमको फॉर्मूला याद रखना ही बेस्ट है ना। फाइन, तो मानते हो यूजिंग फॉर्मूला मैंने इसको निपटा दिया कि x माइनस ए, है ना, जो फॉर्मूला सीखा उसे फट से कर दिया। तुम तो समझ ही रहो, x टेंडिंग ए करने पर क्या हो रहा है, x टेंडिंग ए करने पर ये जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है, तो जीरो अपॉन जीरो, आई एम नॉट एबल टू टेल। डोंट से कि सर दोनों जीरो जीरो आ रहे हैं, कट के वन आ गया, ऐसा मत कहना किसी को, नहीं तो बुद्धू बना देगा, कहेगा देख x अपॉन 2x है, x टेंडिंग जीरो है, कहेगा इसका आंसर तो वन नहीं है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इसका आंसर तो हाफ आ गया। फील कर पा रहे हो ना। तो टेंडिंग जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो इज समथिंग इनडिटर्मिनेट, आई एम नॉट एबल टू आंसर डायरेक्टली। ठीक, तो एक बहुत ही आसान सिचुएशन मैंने बताई है कि अगर मैं तुमसे इसका लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा हूं
तो x टेंडिंग 0 का मतलब होता है x नॉट 0, और नॉट 0 है तो यू कैन कैंसिल, एंड नाउ आंसर इज हाफ। इजी। तो सेम सिचुएशन यहां पर है कि सर दिस इज टेंडिंग 0, दिस इज टेंडिंग 0, आई कैन नॉट से कि क्या वैल्यू होगी, तो डू सम सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन किया यूजिंग फॉर्मूला। लिमिट एक्स टेंडिंग ए। नाउ आई गेस कि जिसको लिमिट की समझ है वो जानता है कि एक्स टेंडिंग ए का मतलब होता है एक्स नॉट ए, नॉट ए। तो मानते ये नॉट 0, नॉट 0 कैंसिल, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है, सेम नंबर। अब तुम एक्स टेंडिंग ए अगर करते हो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आंसर आई गेट इज 3a स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने तुमको बस एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन बता दिया, बहुत ही छोटा, कि देखो डूइंग सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन द फॉर्मूला। तो एक्स क्यूब का फॉर्मूला है ना, तो जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तुमको सिखाए गए हैं ना, उनका ओरिजिन बता दिया मैंने कि वो आए कहां से, वो लिमिट से आए हैं। लेकिन अभी जो हमारी लिमिटेशन है ना, उससे मैं तुमको साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं सिखा पाऊंगा कि वो क्यों हुआ, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे ना, तभी हम वो फॉर्मूले सीख पाएंगे, समझ गए। तो उसके लिए तुमको चैप्टर लिमिट्स चैप्टर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। केवल जितना अब तक जानते हो ना इन 11th, उतने से नहीं हो पाएगा, ठीक। तो बस अब उन फॉर्मूले को तुम रट लो, ठीक है। इस तरह की हाई फाई बातें मत लिखो यार, समर्थ फर्स्ट प्रिंसिपल ये सब है ना, जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब समझें। अभी तो बस जो बताया डेफिनेशन उसको उतना समझ लो बस, राइट। हाफ नॉलेज लेकर के क्यों अपन किसी के सामने बोले, है ना, कि सर आधी अधूरी नॉलेज में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 10 seconds क्विकली। बिल्कुल 12th वाले सब इसका प्रूफ सीखेंगे, है ना, सारी चीजें 12th वाले सीख रहे हैं ना। तो अब 12th के बच्चे जरूर कर सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला है ना, तो दे विल बी एबल टू प्रूव। हाँ वो ठीक है। नाउ लेट अस नो अबाउट, अब थोड़ा सा डेरिवेटिव के एप्लीकेशन की तरफ चल रहा हूं मैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज, कुछ लोगों को मैं नोटिस कर रहा हूं कि वो लोग कुछ गलत फहमी में चल रहे हैं कि सर मुझे आता है, मुझे आता है ना, और फिर अभी कुछ समय के बाद जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तब वो कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और तब उनको अपनी गलती रियलाइज होगी कि यार वो आप जब बता रहे थे तब मैं इस गलत फहमी में चला गया था कि मुझे आता है ना। लेट अस नो अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फंक्शन। इंक्रीज, एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है y वर्सेस x, तो बहुत कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा। मैं तो अभी मैंने कहा ना, मैं तुमको एक्यूरेट डेफिनेशन बताऊंगा ही नहीं, तो मैं तो बहुत सिंपल वे में बोल दूंगा कि अगर x बढ़ता है, इफ x इंक्रीजेस एंड fx इंक्रीजेस, तो फंक्शन को हम इंक्रीज बोलेंगे। fx increases, then we say that f is increasing function, ठीक है। तो एक फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब x बढ़ने पर y बढ़ता है, ठीक। और उसी तरह से डिक्रीजिंग भी समझ गए कि सर अगर x बढ़ाने पर अगर y घटेगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक। नाउ मैं कुछ कैलकुलेशन से चेक करना चाहता हूं। मुझे कोई फंक्शन अगर दे दिया गया, ठीक, अब देखो मैं एजम्पशन लेके चलूंगा कि तुमको जो भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूले फिजिक्स में पढ़ाए ना, मैं उनका एप्लीकेशन करूंगा। मैं नहीं बताऊंगा कि वो फॉर्मूले क्या हैं,
मैं तुम्हारे फिजिक्स की नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा ना, तुमको कुछ फॉर्मूले तो पक्का पता होंगे, जैसे मैं ओरली बोलता हूं एक बार, तुमको e की पावर x का डिफरेंशिएशन सिखाया होगा, करेक्ट? यस बोलते जाना, जो जो फॉर्मूले मैं कॉल करता जाऊं तुम बस बोलते जाना कि हाँ सर ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है, ताकि मैं उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकूं। e की पावर x सिखाया, यस, अरे वेटिंग फॉर रिप्लाई, यस, ओके। x की पावर n सिखाया, x की पावर n तो पक्का ही सिखाया, वो तो सबसे पहला फॉर्मूला सिखाया होगा। ln x सिखाया, ln x का डिफरेंशिएशन, ठीक, यस, ओके। नाउ साइन x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन, sec x एंड cosec x, मतलब पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल 6 का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला सिखाया, गुड, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंशिएशन में कुछ बातें और सिखाई होंगी भाई, जिसको कॉट का नहीं सिखाया है वो अब सीख ले कि सर माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अच्छा, नॉट, सारे सिखाए होंगे यार, सेक का सिखाया होगा, सेक इंटू टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, ये सेक का आंसर है, ठीक है। कॉसेक का आंसर होता है माइनस कॉसेक कॉट, ठीक। अच्छा 3 सिखाए हैं, 3 ट्रिको सिखाया है, तो बाकी के 3 मैं कंप्लीट कर देता हूं। सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स टेन एक्स, है ना। कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक कॉट, और कॉटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर। हो गए तुम्हारे पूरे 6 फॉर्मूले, हाँ, ये रट के लगाने हैं तुमको, ठीक है। अब इसके अलावा डिफरेंशिएशन में और थोड़ा सा क्या एक्सपेक्टेड है, तुमको प्रोडक्ट रूल सिखाया, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, है ना, काफी सारा डिफरेंशिएशन सिखा दिया ना, एफ इंटू जी का डिफरेंशिएशन सिखा दिया, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल पढ़ा दिया ना, गुड। नहीं मैं, सही है, एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश, और उसी तरह से क्वोशिएंट रूल भी सीख लिया, ठीक है, कि सर एफ अपॉन जी भी पढ़ाया है। और एक बात और जरूरत पड़ेगी, वो है चेन रूल, जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश अपॉन जी स्क्वायर, दिस इज क्वोशिएंट रूल, ठीक है ना। तो ये सब तुमको सर ने पढ़ा दिया, ठीक। हाँ, और चेन रूल भी गारंटी सिखाया होगा, क्योंकि उसके बगैर उनका काम ही नहीं चलेगा, राइट। बस इतना ही डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए, राइट। तो तुम्हारी जो फिजिक्स की नॉलेज है ना, चिंता मत करो, मैं उसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, ठीक। तो जितना सही से फिजिक्स में पढ़ाया बस उतना ही इस्तेमाल करूंगा। तो चलो अपने मुद्दे पर वापस आए कि सर हम लोग फंक्शन इंक्रीजिंग की बात कर रहे थे, है ना। तो ग्राफिकली y वर्सेस x, है ना, सोच करके बताना, y वर्सेस x, ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ, ये ग्राफ, मानते हो ये तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ है, जल्दी से हाँ बोलते जाओ, क्विकली, ये तीनों फंक्शन इंक्रीजिंग है, हाँ बोलो। x बढ़ने पर y बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं, कि सर तीनों ग्राफ में y बढ़ रहा है,
कहीं भी दिखा दो वाई एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, तो फील कर पा रहे हो एक्स बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है, यहां भी एक्स बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है, हियर ऑल्सो एक्स इंक्रीज वाई इंक्रीज, तो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब इंक्रीजिंग फंक्शन, किसी फंक्शन एफ एक्स को कैसे चेक करूं कि वो इंक्रीजिंग है या नहीं? तुमको कोई ग्राफ तो बना हुआ मिलेगा नहीं, तो तुम नोटिस करो, अगर मैं इंक्रीजिंग ग्राफ, ये जो 3 पॉसिबिलिटी तुमने बनाई है, तुम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना के देखो, यू ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है? तो नोटिस कर रहे हो कि ये टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगा, तो क्या एक्यूट एंगल पर tan थीटा सबको रटा हुआ है कि सर 0 से π/2 एंगल का tan पॉजिटिव होता है, ठीक? कोई एक ग्रेड कह रहा है कि सर ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये ग्राफ एफ एक्स के बना रखे हैं मैंने, मेरे ख्याल थोड़ी तो समझ लाओ यार, कि देख एक्स बढ़ रहा है, देख एक्स को बढ़ा रहे हैं तो देखो वाई भी तो बढ़ ही रहा है ना? तुमसे फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज पूछा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से हर किसी को क्लिक कर रहा है कि सर ये किसी भी एग्जाम्पल में आप किसी भी पॉइंट पर आप ग्राफ को टेंजेंट बनाओ, तो दैट टेंजेंट मेक्स एक्यूट एंगल, सही है? लाइन को, अगर मैं तुमसे कहूं लाइन को टेंजेंट बनाओ, एक ग्राफ जो कि खुद लाइन है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इसे किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, तो क्या मानते हो कि वो लाइन इटसेल्फ खुद को टेंजेंट होगा? बोलो क्विकली। ये ऐसे पॉइंट पर खुद को टेंजेंट होगा? तो आई गेस कि मैंने तीनों केसेस को चेक किया एंड आई फाइंड कि जो टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल बना रहा है। तो क्या मैं बोल दूं कि एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स पर इज पॉजिटिव, सही है? तो फंक्शन को इंक्रीज चेक करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस फैक्ट कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव आता है, इंप्लाई एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो किसी फंक्शन को जब मुझे चेक करना होगा कि इट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉट, और अगर इंक्रीजिंग है तो कब इंक्रीज कर रहा है, हो सकता है कुछ पोर्शन में इंक्रीज करे, कुछ पोर्शन में डिक्रीज करे, संभव है ना ऐसा? तो फॉर दैट की कैलकुलेशन कैसे हम डिसाइड करें, उसके लिए ये आपकी हेल्प करेगा कि डी बाई डी एक्स चेक कर लो, जिस भी एक्स इंटरवल में डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, इन दैट इंटरवल फंक्शन विल इंक्रीज, और जब भी डी बाई डी एक्स नेगेटिव होगा फंक्शन विल डिक्रीज। डिक्रीज को भी यहां पर तुम देख लो कि फंक्शन डिक्रीजिंग, इफ आई टॉक अबाउट डिक्रीजिंग फंक्शन, मानते हो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो एक्स बढ़ने पर वाई घट रहा है कि नहीं? इफ आई इंक्रीज एक्स तो यू कैन ऑब्जर्व कि सर वाई घट रहा है, हियर ऑल्सो ऑब्जर्व करो भाई कि सर इस केस में भी यही हो रहा है, यू इंक्रीज एक्स बट योर वाई डिक्रीज, है ना? यहां पर भी यही हो रहा है। तो तुम क्या नोटिस कर पा रहे हो कि इन तीनों फंक्शंस में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना? तो आई थिंक फील कर पाओगे कि सर टेंजेंट जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180, तुम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ करके आए हो, तो 90 से 180 का टैन एंगल बिटवीन 90 टू 180 टैन थीटा नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, रिमेंबर?
अभी ये सब तुमको समझ में आएगा ना कि ये सारी मेहनत का भी फायदा मिलेगा। इफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। Fifteen seconds quickly. इतनी जल्दबाजी क्या है? मिनिमा मैक्सिमा जितनी जरूरत है उतना पढ़ेंगे। डन। तो फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज पता करना आ गया तुमको, है ना? तुम चाहो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हो। तो तुमने जो पढ़ा है मैं उस पर ही मदद कर देता हूं, ठीक है? एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ln x, चलो, है ना? वैसे तो तुमको पता है कि सर केवल आप log x लिख दोगे तो उसको बेस e पढ़ा जाता है, एफ एक्स, ठीक? तुमने अभी भी मुझसे कहा था कि सर हमको डिफरेंशिएशन सिखाया है ना? तो एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव, डोमेन तो तुमको पता ही है कि सर फंक्शन का जो डोमेन है x ग्रेटर देन 0 वी अंडरस्टैंड। अब ln x फंक्शन अदर देन x पॉजिटिव डिफाइन ही नहीं होता। मैं सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज तुमको चेक करा रहा हूं। तो मानते हो कि सर एफ डैश एक्स 1/x एंड दिस इज पॉजिटिव implies ln x function is increasing function, is increasing। सही है ना? पूरा इंटरवल 0 से इंफिनिटी में ये इंक्रीजिंग है। ध्यान आया कि सर हमने तो इसका ग्राफ तक रट रखा है। तो अब तुम कह सकते हो कि सर कैलकुलस की मदद से भी मुझे इस बात का प्रूफ मिल रहा है। तब तो हमने लॉजिकल वे में किया था, नंबर के कंसेप्ट से, अपने स्कूल आइडिया को लेकर के हमने तब ये बात बोली थी कि देखो बढ़ेगा ये, ठीक है? अभी हम कैलकुलस की मदद से भी बता पा रहे हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक? अब ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन ऑफ एक्स फंक्शन, साइन ऑफ एक्स, तो तुमको डिफरेंशिएशन सिखाया है कि सर एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आया, है ना? अब तुमको पता होगा कॉस एक्स, मैं सिर्फ 0 से 2 पाई इंटरवल बात करता हूं, चलो, ओनली आई डिस्कस फॉर 0 से 2 पाई इंटरवल, क्योंकि इसके बाद तुमको अच्छी तरह पता है कि सर इसके आगे तो वही रिपीटिशन होगा जो 0 से 2 पाई में होगा, आगे वही बात कंटिन्यू होगी। तो डोंट यू थिंक कि योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन, तो सबको पता है कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2 पाई। समझो बात को? तुमको साइन एक्स का ग्राफ याद है ना? उस ग्राफ में जाके देख सकते हो कि हाँ यार फंक्शन साइन एक्स 0 से 2 पाई में बिल्कुल सही लिखा है। 0 से लेकर π/2 बढ़ रहा है और 3π/2 से लेकर 2 पाई में भी बढ़ रहा है। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ठीक, जस्ट मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव से डिसाइड हो जाता है कि फंक्शन बढ़ रहा है, समझ रहे हो? एंड योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 से 3π/2। इजी? तो देख पा रहे हो कि सर देखो पूरा π/2 से लेकर 3π/2 तक देखो ग्राफ घट रहा है, सही है ना? क्विकली, अरे वो 2 पाई अगली साइकिल में चला गया ना हरिओम। जब 2 पाई से 4 पाई लिखूंगा तब 2 पाई वहां क्लोज जाएगा ना, देखो ना यहां पर 0 क्लोज डाला है तो अगले में 2 पाई क्लोज नहीं हो गया? अगली साइकिल में एक नंबर को 2 बार नहीं लिखा मैंने, और क्या
सिंपल सी बात। आलसी होना यार, एक काम को 2 बार करना पसंद नहीं करता। अब देखो ना, तुम लोग को डाउट एक से ज्यादा बार कहां बताता हूं, ठीक है ना। एज्यूम करके चलता हूं कि जो अब तक पढ़ाया था वो सब तुम लोग को आता है ना। मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ एजम्पशन, ठीक है ना। और मैं अपने आप को उसमें परफेक्ट मानता हूं, है ना, कि जैसा सब्जेक्ट का नेचर है वैसा मैंने अपने आप का नेचर भी वैसा ही क्रिएट कर लिया। राइट, कि गुड ऑब्जर्वेशन, है ना, एजम्पशन, ये सब गणित में चलता है। ओके, नहीं अभी क्लोज्ड ओपन की तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो कि सर क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल, अभी इन सारी बातों में मत पढ़ो अभी, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग, कि हाउ टू चेक हम लोग फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करें। इतना समझ में आ गया, क्या डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव आने का मतलब है इंक्रीजिंग, नेगेटिव आने का मतलब है डिक्रीजिंग। अब एक फाइनल अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ तुमको ग्राफ स्केचिंग सिखाने का है कि यार फंक्शन का ग्राफ बनाते क्या है। तो मैं उसके लिए क्या है ना, पूरा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक है। मैंने तुमको एक लाइट आइडिया लिमिट का दे दिया, मैंने तुमको एक लाइट आइडिया कंटिन्यूस फंक्शन का दे दिया, मैंने तुमको एक लाइट आइडिया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का दे दिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बता दिया, फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज बता दिया, ठीक। नाउ कमिंग टू कॉन्केविटी ऑफ फंक्शन। हालांकि इसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है ना। ये बहुत कम इस्तेमाल में लाता हूं मैं, लेकिन फिर भी सीख लो, है ना। कॉन्केविटी अभी पहले डिफाइन कर लो फिर समझाऊंगा। एफ एक्स इफ एफ डबल डैश का मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स, इसको तुम लोग एफ डैश एक्स बोल रहे हो ना, वाई इज एफ एक्स। यू डिफरेंशिएट इट अगेन, दोबारा डिफरेंशिएट करो, एफ डबल डैश एक्स। नोटेशन है जस्ट, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश, जिसको कि इस तरह से हम लोग लिखते हैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमारे लिए अभी बस डबल डैश तक सफिशिएंट है, लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये प्रोसेस को हम आगे और भी तो कंटिन्यू कर सकते हैं, हम 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, हम 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो वी कैन कंटिन्यू द प्रोसेस। लेकिन मेरा काम जितना है वो डबल डैश तक में हो जाएगा। इफ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, then we say that fx is concave up function, just term है concave up। if double dash x is negative, then fx is concave down। जस्ट नाम सुन लो कि कब हम फंक्शन को कॉन्केव अप कहते हैं, कब हम कॉन्केव डाउन कहते हैं। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, ठीक। हाँ, अब शेप की तरफ लेके जा रहा हूं। इज इट करेक्ट? नहीं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, चिंता मत करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो कुछ भयानक सा फॉर्मूला होता है ना, पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स, पता नहीं क्या होता है, मेरे को तो एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है ना। कुछ ऐसा ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर होता है, राइट। ओके,
मुझे बताओ, हम एक सेकेंड, यहां डेफिनेशन से ये डबल डैश एक्स पॉजिटिव, ठीक, पहले इस बात को समझना, जो बोला वही है, ओके ठीक है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव, मानते हो अभी अभी हमने क्या कहा था, डबल डैश पॉजिटिव, मैंने कहा था अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीज होता है। तो ये किसका डेरिवेटिव है? ये जो क्वांटिटी है ये किसका डेरिवेटिव है बताओ? अरे मैक्सिमा मिनिमा नहीं यार, जिस चीज की नॉलेज नहीं है उसके बारे में बात नहीं करना, जो सीख रहे हैं उसके बारे में कमेंट करो। यहां पर फील नहीं कर रहे हो कि सर ये तो एफ डैश का डेरिवेटिव है, तो क्या इसे ट्रू होने का मतलब एफ डैश इंक्रीज हुआ कि सर एफ डैश इंक्रीजिंग? ये बात समझो, डबल डैश एक्स पॉजिटिव इंप्लाई एफ डैश इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आई कि सर फंक्शन का स्लोप इंक्रीज हो रहा है। अरे मैं बस मतलब समझ रहा हूं कि डबल डैश पॉजिटिव से क्या मतलब आया। इसी तरह से यहां से समझ आया कि सर एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इफ दिस देन दिस। ये बात समझ में आई? ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लो लिख लो। बस तुम याद रखो ना कि d बाय डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो क्वांटिटी इंक्रीज, लेकिन ये किसका d बाय डी एक्स है? ये किसका d बाय डी एक्स है? ये एफ डैश का d बाय डी एक्स है ना? तो अगर एफ डैश का d बाय डी एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश इंक्रीज, अगर एफ डैश का d बाय डी एक्स नेगेटिव है तो एफ डैश डिक्रीज। यही मतलब हुआ। ठीक, हमने जैसे अभी मतलब समझा है, अभी जो काम की बात है अब उस पर आते हैं। चलो मैं तुमको एक y वर्सेस x एफ एक्स का ग्राफ बताता हूं। ग्राफ किसके बना रहा हूं मैं? एफ एक्स के बना रहा हूं, ठीक है। एक इंक्रीजिंग एफ एक्स बनाते हैं कि सर y इक्वल टू एफ एक्स। आप तो एक काम करो, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनाओ। ध्यान रखना मैं एफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, मानते हो ये भी इंक्रीजिंग है, मानते हो ये भी इंक्रीजिंग है। ऑल आर द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। यहां तक बात ठीक है? और ये तीनों एफ एक्स लिखने पर कम ध्यान देकर सुनने पर ध्यान दो, वरना अब चलो अब मैं बात को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? ओके, ये एफ एक्स इंक्रीजिंग है, ट्रू? एफ एक्स इंक्रीज, ट्रू और नॉट? क्विकली, एफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ एक्स ग्राफ ऑफ एफ एक्स बनाया है मैंने, y वर्सेस x, ट्रू। चलो इतना तो समझ आया कि सर ये तीनों एफ एक्स के ग्राफ इंक्रीजिंग है। अब मुझको डिसाइड करना है कि ये जो 3 ग्राफ हैं इसमें कौन सा कॉनकेव अप है, कौन सा कॉनकेव डाउन है। ठीक, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेविटी नाउ, कि कॉनकेव अप मतलब डबल डैश किसका पॉजिटिव है। ठीक, तो चलो डबल डैश पॉजिटिव की खोज करते हैं, राइट? तुमने डबल डैश पॉजिटिव को क्या कहा है? स्लोप इंक्रीज, यही कहा है ना? इस डायग्राम में फील करो, मानते हो सर थीटा एक्यूट, क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है तो थीटा तो एक्यूट होगा 0 से 90। क्या फील कर रहे हो कि सर आपकी टेंजेंट जो है वो स्टीप होती जा रही है, एक्स बढ़ाने पर टेंजेंट स्टीप होती जा रही है। तो इसमें अगर मैं थीटा का फील लूं, थीटा, तो क्या तुमको लग रहा है कि सर जो थीटा है
वो मुझको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार ये 0 डिग्री से 90 डिग्री जैसी फीलिंग दे रहा है। बताओ हाँ, इस ग्राफ को देख करके तुमको ये फील डेवलप हो रहा है कि मेरा जो थीटा है वो 0 से 90 को अप्रोच कर रहा है। तो आई थिंक यू वेरी वेल नो, तुमको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है ना। तो क्या मैं देख सकता हूं कि सर tan थीटा विल गो फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट? तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको इंक्रीजिंग कहेंगे या क्या कहेंगे? तो ये tan थीटा इंक्रीजिंग हुआ, मानते हो tan थीटा ही तो स्लोप होता है। तो क्या ये स्लोप इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ? ये ग्राफ है ना। तो आई थिंक लोगों को समझ में आई बात कि सर ये तो स्लोप इंक्रीजिंग कहला गया। सही। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है यहां एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। यस, क्विकली दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर। नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल। अब यहां आओ, है ना। फील हो रहा है कि सर यहां भी थ्रू आउट आपकी जो टेंजेंट है ना वो एक्यूट एंगल की टेंजेंट है। लेकिन क्या तुम फील कर रहे हो कि यार ये एक्स बढ़ाने पर ये स्टीप से लेस स्टीप जा रही है? देखो, तो तुमको लग रहा है कि सर ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है टेंजेंट। बात सही है। तो क्या यहां पर तुमको थीटा कुछ फील दे रहा है कि सर मुझे इस प्रॉब्लम में, इस एग्जांपल में मुझे थीटा 90 से 0 वाली फीलिंग आ रही है? 90 टू 0। इमेजिन करो कि एक्स हम बढ़ाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपका जो थीटा है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो और एक्यूट एंगल, तो उसको मैं 90 से 0 की फीलिंग बोल सकता हूं। तो अब तो तुम समझ गए कि सर tan थीटा मुझे कुछ इंफिनिटी से 0 जैसा फील दे रहा है, तो इसे डिक्रीजिंग बोलेंगे। स्लोप इज डिक्रीजिंग। और स्लोप डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि सर डबल डैश नेगेटिव, क्योंकि स्लोप इज नथिंग बट एफ डैश। स्लोप क्या होता है? एफ डैश। तो अगर एफ डैश डिक्रीज है तो एफ डैश का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। इजी। अब इस लास्ट केस में, थर्ड केस में तुमको दिख रहा है कि सर ये तो कांस्टेंट स्लोप है, हमेशा एंगल सेम। ये तो कांस्टेंट है ना, थीटा कांस्टेंट, और थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से इन दिस एग्जांपल स्लोप इज कांस्टेंट। अब तुमको डेरिवेटिव सिखाया होगा ना कि सर अगर क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो उसका डी बाई डी एक्स 0 होता है। तो आई गेट एफ डबल डैश एक्स इज 0। समझो बात को, ठीक है। तो तुमको कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन में अंतर दिखा कि सर कॉनकेव अप लाइक दिस, कॉनकेव डाउन लाइक दिस। अभी समराइज कर दूंगा मैं बात को, पहले बस तुम एक्सप्लेनेशन समझते जाओ कि हाँ ये मेरे को समझ में आ गया। दिस केस, दिस केस, दिस केस मुझे समझ में आ गया। इजी, क्विकली, एक मिनट। बात सबको समझ में आई? अब चलो एक डिक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं। मानते हो ये फंक्शन कैसा था, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था ना। अब चलो डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। एक डिक्रीजिंग फंक्शन इज लाइक दिस। दिख रहा है सबको कि सर डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, एफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग।
ग्राफ ऑफ एफ एक्स। इज इट क्लियर क्विकली? अब तो तुम लोग का चैट ही डिसेबल हो जाएगा, है ना? बताओ। हाँ, 1 मिनट हो गया क्या डिसेबल? नहीं, अभी नहीं हुआ। आईफोन से तो मैच करना चाहिए ना टाइम तुम लोगों का। जल्दी हाँ बोलो। अब पट से समझो कि एग्री करते हो? इसमें थ्रू आउट स्लोप नेगेटिव होगा और जो एंगल है थीटा, मानते हो ऑप्ट्यूज? किसी भी पॉइंट पर अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एंगल विच इट मेक, तो क्या नजर आ रहा है कि सर ये ऑप्ट्यूज एंगल, ऑप्ट्यूज एंगल नजर आया? अब फील करो, तुमको लग रहा है सर ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की फीलिंग आ रही है? टेंजेंट वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है? तो इसे एंगल के टर्म में तुम क्या फील कर रहे हो कि सर ऑप्ट्यूज एंगल में स्टीप से स्मूथ और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो इसको एंगल के टर्म में तुमको क्या लगता है? तो तुमको क्या ये थीटा 90 से 180 की फील नहीं आ रही? एक्स बढ़ाने पर थीटा 90 से 180। अब तुम तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी बहुत एक्सीलेंट है, तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो जानता है सर 90 से 180 जब जाते हैं ना तो माइनस इंफिनिटी से जीरो होता है। tan थीटा विल गो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो, समझो? अब tan थीटा अगर माइनस इंफिनिटी से जीरो जाएगा तो उसको क्या कहोगे? इंक्रीजिंग बोलोगे कि नहीं कि सर ये तो इंक्रीजिंग हुआ? माइनस इंफिनिटी से जीरो अगर नंबर जाता है तो वो इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ आई कि इन दिस एग्जांपल स्लोप इज इंक्रीजिंग, मतलब एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो ये एग्जाम्पल एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव का है, ठीक? नाउ दिस केस, अब तो मेरे ख्याल से अब तुम्हारा सेंस डेवलप होने लग गया है ना कि सर बुद्धि आ रही है। यहां पर फील कर सकते हो कि सर ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की फीलिंग दे रही है। एट एनी पॉइंट टेंजेंट, तुम आगे बढ़ा के एंगल बनाओ ना कि सर ये 180 एंगल जैसा लग रहा है ना? तो आई थिंक इन दिस शेप यू कैन फील कि थीटा 180 टू 90 की फीलिंग आ रही है, 180 टू 90। और थीटा अगर 180 से 90 जाएगा ना तो tan थीटा मतलब स्लोप जीरो से माइनस इंफिनिटी, ठीक है? अब मेरे ख्याल से जो जीरो से माइनस इंफिनिटी है इसको तो डिक्रीज कहेंगे ना कि सर आप जीरो टू माइनस इंफिनिटी नेगेटिव मोर नेगेटिव, तो घट रहा है। तो आई थिंक दिस एग्जांपल दिस ग्राफ स्लोप डिक्रीज और स्लोप डिक्रीज का मतलब है एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, ठीक? और ये लास्ट केस तो अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं कि सर ये एफ डबल डैश एक्स जीरो, स्लोप कांस्टेंट। तो कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन एक बार कॉपी कर लो, 15 सेकेंड्स के बाद समराइज कर दूंगा। बस ये चैट बंद होना ही सबसे बुरा लगता है मुझे, इससे फील आनी बंद हो जाती है।
डन। तो अब एक काम करता हूं, तुमको ये दो दो एग्जाम्पल, तुमको थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ रहा होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन कॉनकेव अप ऐसा होता है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन कॉनकेव अप इज लाइक दिस, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, ये तो खैर बेकार है। ठीक, तो तुमको चाहो तो मैं इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को एक साथ कर देता हूं कि भाई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां फंक्शन इंक्रीज भी करता हो डिक्रीज भी करता हो। तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। देखो ये अपने नाम को सिग्निफाई कर रहा है। ये तुमको ऊपर खुलता हुआ नहीं लग रहा कि सर अप का मतलब होता है अप, सही है। ये देखो ये डाउन नहीं लग रहा सर, ये डाउन है। ये नीचे खुल रहा है, वो ऊपर खुल रहा है। तो ध्यान में रखने के लिए तुम लोग कर सकते हो कि अगर एफ एक्स का ग्राफ इज लाइक दिस, एफ एक्स का ग्राफ इज लाइक दिस, दिस इज एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, दिस इज एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। तो तुम याद रखने के लिए तुम ये याद रख सकते हो। और ये तो देखो अपने नाम के अकॉर्डिंग याद रखना इजी नहीं है कि सर ये तो नाम से ही लग रहा है कि ये ऊपर को खुलता हुआ कॉनकेव अप, ये नीचे को खुलता हुआ डाउन। इसको तुम चाहो तो टैली कर लो कि सर आपने जो डिक्रीजिंग फंक्शन बनाया था उसमें कॉनकेव अप शेप ऐसा बनाया था, यही था ना डिक्रीजिंग में। तो देखो मैच कर रहा है, डिक्रीजिंग पोर्शन देखो इसका इससे मैच कर रहा है। और उसी तरह से इंक्रीजिंग पोर्शन में कॉनकेव अप कैसा बनाया था, तो ऐसा बनाया था, यही था ना। जब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और कॉनकेव अप है तो वो ऐसा था, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल वाली फीलिंग, ठीक है ना। तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। और वही कॉनकेव डाउन भी तुमने अभी पिछले पेज में ही लिखा हुआ है कि सर पीछे पेज में घटता हुआ फंक्शन कॉनकेव डाउन ऐसा बनाया था आपने। ये होता है कॉनकेव डाउन, घटता हुआ फंक्शन। और बढ़ता हुआ कॉनकेव डाउन आपने ये बनाया था। तो ये दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन तुमको दिखा दिया कि देखो फंक्शन घट रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन घट रहा है ना। लेकिन ये हमेशा कॉनकेव अप है, ये हमेशा कॉनकेव डाउन है। तो इस तरह से याद रख लो यार, इजी है याद रखने में। यू अपवर्ड, यू डाउनवर्ड, ठीक। तो शेप यू हैव टू रिमेंबर। अब इसकी तुमको कॉनकेव अप की तुमको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आगे जाकर के आएगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है मैं फंसता जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इन सब में बहुत समय लगता है। लेकिन अभी मैं बस एक लाइन बोल के बात को एंड करना चाहूंगा। कॉनकेव अप फंक्शन, चाहे तुम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बनाओ कि सर खाली घटता हुआ फंक्शन जो अपनी पूरी डोमेन में सिर्फ घटा है, इज लाइक दिस, ये कॉनकेव अप है कि नहीं। या सर ऐसा फंक्शन जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ बढ़ा है, जिसने कभी डाउनफॉल कभी देखा ही नहीं, जो हमेशा हमेशा इंक्रीज रहा है, ठीक है। तो ये कॉनकेव अप, ये कॉनकेव अप। तुमको लग रहा है कि सर अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग आगे जाकर के बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर कॉनकेव अप में यू ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स बाय अ सेगमेंट, तो वो जो सेगमेंट है ना, सेगमेंट वो ग्राफ के ऊपर बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव अप शेप कि सर यहां भी आप करके देख लो, ये कॉनकेव अप है ना, ये भी कॉनकेव अप है। यू ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स, segment will lie above graph. सर कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज बोथ, कि यहां एक पॉइंट, एक यहां एक पॉइंट। तो सबको समझ आ रहा है कि हाँ सर ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात लग रही है कि जब भी ग्राफ कॉनकेव अप होगा और आप उस ग्राफ पर कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे सेगमेंट से, तो वो जो सेगमेंट है ना वो ग्राफ के ऊपर बन जाएगा। और मानते हो कॉनकेव डाउन में ये उल्टा होने वाला है कि सर कॉनकेव डाउन में इफ यू ज्वाइन 2 पॉइंट्स एंड ज्वाइन बाय अ सेगमेंट, तो सेगमेंट नीचे ग्राफ के बनेगा। यहां यू ज्वाइन 2 पॉइंट्स, तो जो सेगमेंट है वो ग्राफ के नीचे बनेगा। यहां यू ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स, तो सेगमेंट ग्राफ के नीचे बनेगा, ठीक।
तो आराम से पढ़ के समझ के आना, इस पॉइंट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना कि तुमको थोड़ा सा गैप मिल रहा है, एक्चुअली 2 दिन के लिए थोड़ा मैं लीव पर जा रहा हूं, है ना। तो आई विल बी गोइंग टू खाटू श्याम जी एंड सालासर धाम, ठीक है। तो तुम्हारी कल और परसों मीन्स कौन सा दिन हुआ, वेडनेसडे एंड थर्सडे को क्लास ऑफ रहने वाली है ना। तो तुम इसका मतलब होमवर्क करोगे बढ़िया से कि सर ज्यादा काम दे जाओ, है ना। तो तुम क्या करना, यू फिनिश एक्सरसाइज 2, केवल 20 ही प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2। तो हम इस पॉइंट को आगे थोड़ा, है ना, अच्छे से समझ करके आना, इसको कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2 फ्रॉम 14 टू 20, राइट। इसमें तुम मुझसे काफी डाउट पूछोगे, मुझे ऐसा लगता है, राइट। देखो तुम फिनिश तो सब कर सकते हो, है ना, कि तुम खत्म कर सकते हो पूरा। तो मेरी तरफ से मैं जो डिस्कशन करूंगा दैट विल बी ओनली दिस, राइट, क्योंकि मुझे लगता है इसमें काफी टाइम चला जाएगा। लेकिन यू कैन फिनिश एक्सरसाइज 3, यू कैन फिनिश एक्सरसाइज 4, ओके। चलो बाय, जय हिंद। तो डिस्कशन मैं सिर्फ 2 करूंगा, लेकिन तुम 3 और 4 पूरा करने की कोशिश करना। चलो बाय।